हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2 विच इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होने वाला है ये आपका, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सोशलिज्म जो है यूरोप के अंदर फैलता है, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, और इसका इम्पैक्ट किस तरीके से रशिया के ऊपर पड़ता है, और रशिया में जो प्रॉब्लम्स थी उसको हटाने के लिए किस तरीके से रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। किस तरीके से सोशलिज्म इमर्ज होता है रशिया के अंदर, और रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन लाने का एक रीजन बनता है। ठीक है ना। तो वन बाय वन करके हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, थोड़ा सा चैप्टर 1 की बात करेंगे, जहाँ पे हमने ये देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उसके अंदर हमने देखा कि रिवॉल्यूशन किन किन रीजन की वजह से हुआ, और उसके आने की वजह से सोसाइटी के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। कहानी वहीं से शुरुआत होती है। आप देखोगे होता क्या है कि जब रशिया के फ्रांस के अंदर जब मोनार्कियल सिस्टम अबॉलिश हो जाती है, मोनार्कियल सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, तो होता क्या है कि आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज होते हैं ना, वो भी अपने देश से क्या करना चाहते हैं, मोनार्कियल सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि फ्रांस जब मोनार्कियल सिस्टम से हट गया था ना, तो उस देश के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही थी। बहुत ही मतलब सोसाइटी जो थी वो डेवलप कर रही थी, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया था, लोग अपना कारोबार खुद कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व कर सकते थे, बहुत सारी सहूलियतें मिल गई थी। तो उसको देख करके जो आसपास के नेबरिंग कंट्री थे ना, वो भी यही चाहते थे कि किसी तरीके से हमारे देश में भी क्या हो सके, इसको हटाया जा सके, मोनार्कियल सिस्टम को हटाया जा सके। ठीक है ना। तो उसको ले करके हुआ क्या एक्चुअली में कि जो आसपास के नेबरिंग कंट्री थे, वो तो राजा को ऐसे हटा नहीं सकते थे। ठीक है ना। कोई रीजन चाहिए होता था, कुछ चीजें होनी चाहिए जिसको ले करके राजा के खिलाफ विद्रोह किया जा सके। तो कोई बातें मिल नहीं रही थी। और सोसाइटी के अंदर क्या था एक्चुअली में कि आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज थे ना, वहां पे सारे यूरोपियन कंट्रीज में पूरे देश में ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हो रहा था। कुछ पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, लेकिन ये धीरे धीरे करके आसपास के एरिया में फैल रहा था, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। सोसाइटी जो थी वो धीरे धीरे करके बदल रही थी यूरोप के अंदर। ठीक है ना। इन चेंजेस को देख करके, जैसे बहुत सारे स्टेप, अगर हम बात करें कि मोटे मोटे तौर पे कि कितने तरीके के चेंजेस हो रहे थे, तो आपको पता चलेगा कि अगर हम इसे क्लासीफाइड करें तो इसे 3 कैटेगरी में क्लासीफाइड किया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम कहें कि सोशल चेंजेस की बात करें यूरोप के अंदर, तो आप देखोगे मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश कर किए जाने की बात की जा रही थी। ठीक है ना। दूसरा ये था कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही थी, और भी बहुत सारे राइट्स मिल रहे थे। ठीक है ना। सोशल चेंजेस की अगर बात किया जाए तो नए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था। जो जो देश मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश कर सकता था उसने किया, और नए नए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया। ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जिसका इम्पैक्ट आसपास के नेबरिंग कंट्री में भी देखने को मिलता है। इसको लेकर के ना सोसाइटी में एक आप देखोगे, जैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े थे, तो मोनार्कियल टाइम पे जो सोसाइटी थी वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थी: क्लर्जी, नोबेल, और थर्ड स्टेट। ठीक है ना। लेकिन जब मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, तो भी सोसाइटी जो थी ना वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड हो गई। कौन कौन से ग्रुप थे वो? जो सोसाइटी थी वो बेसिकली डिवाइड हो गए 3 ग्रुप्स में। अब ये 3 ग्रुप्स थे कौन? तो एक ग्रुप को बोला जाता था लिबरल्स, एक ग्रुप्स को बोला जाता था लिबरल्स, दूसरे को बोला जाता था रेडिकल्स, तीसरे को बोला जाता था कंजर्वेटिव्स। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-2 नंबर में पूछा जाता है, या फिर 3 नंबर में एक ही साथ तीनों को पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि हु वर द लिबरल्स, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिबरल्स।
रेडिकल्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं। और ये आज के टर्म्स में ना, ये दो टर्म्स आपको कॉन्टिन्यूसली, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उन्हें कॉन्टिन्यूसली ये दो वर्ड्स आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे कि लिबरल्स न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो लिबरल्स लोगों ने ऐसे किया, कंजर्वेटिव लोगों का ऐसा मानना होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए, सोसाइटी के अंदर ये जो चेंजेस आ रहे थे ना, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था इंडस्ट्रीज का इवॉल्व होना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो एक इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप हो गई, तो जाहिर सी बात है अब ये वाली जो इंडस्ट्री होगी मोर प्रॉफिट के लिए अपना कहीं और पे ब्रांच ओपन करने की कोशिश करेगा, समझ रहे हैं। तो वो कहीं और पे जाता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा था, ठीक है ना। जिसको लेकर के सोसाइटी बहुत सारी चेंजेस से होकर के गुजर रही थी। अब इन चेंजेस को लेकर के सोसाइटी जो थी वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड, एक को बोला गया लिबरल्स, एक को बोला गया रेडिकल्स, तीसरे को बोला गया कंजर्वेटिव्स, ठीक है। अब ये लिबरल्स कौन थे, समझने की कोशिश कीजिएगा, लिबरल्स कौन थे। लिबरल्स, सबसे पहले बात करते हैं लिबरल्स को। लिबरल्स बेसिकली लोगों का एक ऐसा समूह था, एक ऐसे लोग थे जो फेवर करते थे चेंजेस के। जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस हो रहे थे, चाहे वो इंडस्ट्रियल चेंजेस हो, चाहे लोगों के पहनावे को चेंजेस हो, या कोई भी चेंज हो, उसके ये सपोर्टर्स थे। समझ में आया, मतलब उनका ये मानना था कि सोसाइटी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, सोसाइटी के अंदर ये सारे चेंजेस होने चाहिए। इसके अलावा ये क्या बिलीव करते थे कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी रिलीजन है, जैसे क्या था, यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी का बोलबाला था और बाकी रिलीजन जो थे वो माइनॉरिटी में थे। तो क्रिश्चियन जहाँ पे भी मेजोरिटी रूल करेगी, बहुत जाहिर सी बात है कि वहाँ पे माइनॉरिटी लोगों को परेशान किया जाता है, ठीक है ना। आप कोई भी देश एग्जाम्पल ले लो, पाकिस्तान देख लो, वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है तो हिंदुओं को परेशान करते हैं। अभी बांग्लादेश का करंट इंसिडेंट्स है, वहाँ देख लो, ठीक है ना। तो जहाँ पे मेजोरिटी में लोग रहते हैं ना, माइनॉरिटी लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन सारे लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं। समझ में आ रहा है। तो लिबरल्स लोगों का ऐसा मानना था कि एक स्टेट के अंदर, जो स्टेट है या जो एक नेशन है, उसमें सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मानना होता है आपके लिबरल्स का, ठीक है ना। इसके अलावा इनका ये मानना होता है कि हर एक इंसान के कुछ इंडिविजुअल्स राइट्स होने चाहिए, और ये जिम्मेदारी होती है आपके स्टेट की कि वो इंडिविजुअल राइट्स उस पर्टिकुलर नेशन में रहने वाले लोगों को दिया जाए, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करते थे ये लोग, सपोर्ट करते थे कि जो इलेक्टेड मेंबर है या जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट के थ्रू अपनी बातों को रखें, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये डिमांड करते थे। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पता है, थोड़ा सा अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी प्रेसिडेंशियल, एक होती है आपकी पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पे आपका जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो डायरेक्ट चूज किया जाता है, जहाँ पे आपका गवर्नमेंट जो रियल हेड जो होता है वो आपका डायरेक्ट इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट के फॉर्म में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे हम अपने जो स्टेट का नॉमिनल हेड होता है या रियल जो हेड होता है उसे हम डायरेक्ट चूज नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में चूज करते हैं, और हर वो इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के लिए क्या होता है, अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होता है वो, ठीक है ना। जैसे हमारे वहाँ पे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट नहीं चूज करते हैं, हम किसे चूज करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। जो सबसे बड़ी पार्टी जीतती है उस पार्टी में से जो मेंबर्स होते हैं उसमें से एक लीडर को चूज करते हैं जो उनका हेड होता है, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये बात छोड़िए, पॉलिटी में हम चले जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो लिबरल्स थे वो क्या चाहते थे कि एक चीज इनके अंदर कमी थी, जो लिबरल्स थे वो ये मानते थे कि वोमेन को वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए, वुमेन शुड नॉट हैव द वोटिंग राइट। फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, लिबरल्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिबरल्स, तो आपको ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वो चेंजेस के फेवर में होते थे कि जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज के फॉर्म में हो, चाहे कपड़े के फॉर्म में हो, चाहे बोलचाल के फॉर्म में, कोई भी चेंजेस हो उसके वो फेवर में होते थे। दूसरा, वो रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे, सारे रिलीजन के, उनका ये मानना था कि एक स्टेट में किसी एक रिलीजन का बोलबाला नहीं होना चाहिए, सारे लोगों को रेस्पेक्टफुल मैनर से देखा जाना चाहिए। इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करते थे कि हर एक इंसान को उसकी कुछ आज़ाद
इक्वलिटी मिलनी चाहिए, कुछ उसका अपना पर्सनल राइट्स और लिबर्टी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डिमांड करते थे, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव सिस्टम की बात करते थे। उसके अलावा जो इनका एक डीमेरिट था वो ये था कि ये वुमेन के वोटिंग राइट्स के सपोर्टर नहीं थे, ये नहीं चाहते थे कि वुमेन को वोट देने का राइट मिले, ठीक है। अब बात करते हैं रेडिकल्स की। रेडिकल्स बेसिकली कौन थे? अगर बात करें रेडिकल्स की तो आप देखोगे रेडिकल्स बेसिकली वो लोग थे रेडिकल बेसिकली वो लोग थे जो ये मानते थे कि गवर्नमेंट को ना बनना चाहिए, जैसे लिबरल्स ने क्या बोला है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। रेडिकल्स भी मानते थे कि चलो ठीक है गवर्नमेंट बनाओ, लेकिन गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? गवर्नमेंट शुड बी रन बाय द मेजॉरिटी पीपल। समझ में आ रहा? गवर्नमेंट बनना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गवर्नमेंट किस बेसिस पे होना चाहिए? मेजॉरिटी लोगों का उसमें बोलबाला होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मेजॉरिटी पीपल को उसमें रहना चाहिए। जो मेजॉरिटी सोसाइटी के अंदर, सपोज कीजिए सोसाइटी यहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज्यादा रह रहे हैं, अदर रिलीजन वाले 1% 2% है, तो ये मेजॉरिटी पीपल इसमें ज्यादा से ज्यादा रूल करना चाहिए गवर्नमेंट जो आपका बनाया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा कि ये जो आपने देखा है कि जो लिबरल्स ने वो वुमेन को सपोर्ट नहीं करते थे वोटिंग राइट्स के, लेकिन ये जो रेडिकल्स हैं ना दे वर बेसिकली द सपोर्टर ऑफ द सफरगेट मूवमेंट। सफरगेट मूवमेंट कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको ये लास्ट चैप्टर में बता रखा है, ठीक है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो सफरगेट मूवमेंट के सपोर्टर थे, मतलब बेसिकली ये चाहते थे कि वुमेन्स को राइट्स मिले, ठीक है ना, वोटिंग राइट्स मिले। तीसरा था ये बिलीव करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों को रखनी चाहिए। समझ में आया? प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लोगों के पास प्राइवेट कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पैसा आ रहा है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखिए, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टीज का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, एक इंसान के पास 20 बीघा जमीन है और 9 लोगों को मिला करके भी 5 बीघा नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर या कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये रेडिकल्स का मानना था, कंजर्वेटिव। तीसरा जो हमारे थे वो थे बेसिकली कंजर्वेटिव्स। अब ये कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? कंजर्वेटिव्स बेसिकली दोज पर्सन दोज हु नॉट द सपोर्टर्स ऑफ द चेंजेस ऑफ द सोसाइटीज, यानी ऐसे लोग जो पुरानी परंपरा, स्टीरियोटाइप्स कह सकते हो, सोच रखने वाले होते हैं, मतलब कि पुरानी चीजें थी वो बेहतर थी, आज की चीजें बहुत गलत है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव्स बोला जाता है। ये अलग अलग देश के पर्सपेक्टिव से ये इनकी डिफिनेशन चेंज होती रहती है। समझ में आया? तो कंजर्वेटिव, अगर हम अपने सोशलिज्म इन यूरोप की बात करें, यूरोप पर्टिकुलर रीजन की बात करें, तो कंजर्वेटिव उन लोगों को बोला जाता था जो बेसिकली लिबरल्स और रेडिकल्स के अपोजर थे। समझ में आ रहा? ये क्या बिलीव करते थे कि सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो नहीं होने चाहिए, सरासर गलत है। ये कंजर्वेटिव का मानना था। समझ में आया?